तो आज का टॉपिक है क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245(1) में वर्णित है। जैसे पहले क्षेत्रीय संबंध सिद्धांत को क्षेत्रीय सामीप्य या क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और यह अनुच्छेद 245(1) में समान नियम का एक अपवाद है। अब अनुच्छेद 245(1) के अनुसार अनुच्छेद 245(1) के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल केवल उस राज्य के संपूर्ण भाग और उसके किसी भाग के लिए ही विधि बना सकेगा। यहाँ तो समझ रहे हैं क्या है? किसी राज्य का विधानमंडल केवल उसी राज्य के संपूर्ण भाग और उसके किसी भाग के लिए ही विधि बना सकेगा। इस प्रकार राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति केवल उस राज्य तक ही सीमित है, और राज्य विधानमंडल ऐसी विधि नहीं बना सकता जिसको राज्य के बाहर क्षेत्रों पर लागू किया जा सके। क्लियर? परंतु क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत इसका एक अपवाद है। ये क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत क्या है? इसका एक अपवाद है। ठीक है? क्या है? जिसके अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू हो सकेगा। क्या अपवाद है? जिसके अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू हो सकेगी यदि उस राज्य और उस विषय वस्तु में कोई संबंध हो। यदि उस राज्य और उस विषय वस्तु में कोई संबंध हो जिसके ऊपर वह विधि लागू होती है, यही क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत कहलाता है। तो क्या है क्षेत्रीय संबंध सिद्धांत के? क्षेत्रीय सामीप्य या क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत को क्षेत्रीय सामीप्य या क्षेत्रीय संबद्धता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और यह अनुच्छेद 245(1) में समान नियम का एक अपवाद है। अब क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत लागू होने के लिए दो बातें आवश्यक है। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत लागू होने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला क्या है? विषय वस्तु तथा उस राज्य में जो कि उस पर कर लगाना चाहता है। पहला क्या है? विषय वस्तु तथा उस राज्य में जो कि उस पर कर लगाना चाहता है। और क में क्या आ जाएगा? वास्तविक संबंध हो। ख में क्या आ जाएगा? भ्रामक संबंध नहीं होना चाहिए। वास्तविक संबंध हो लेकिन भ्रामक संबंध नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? दायित्व कर। दायित्व कर क्या? दायित्व कर जो लगाया जाता है उसे संबंध के प्रसंगानुकूल होना चाहिए। दायित्व कर जो लगाया जाता है उसे संबंध के प्रसंगानुकूल होना चाहिए। अब क्या है? विषय वस्तु से संबंधित विभाजन। 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 डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिवीजन ऑफ द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब परिसंघी व्यवस्था में संघ तथा उसकी संघ तक इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है। यह विभाजन विषय वस्तु के आधार पर भी होता है।
परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न देशों में यह विभाजन निम्न प्रकार से यह विभाजन विभिन्न देशों में भिन्न प्रकार का हो सकता है। यह विभाजन जो है भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। यथा अमेरिका संविधान में सिर्फ संघीय सरकार ही शक्तियों का वर्णन किया गया है। अमेरिका के संविधान में क्या है? अमेरिका के संविधान में क्या है? सिर्फ संघीय सरकार की शक्तियों का ही वर्णन किया गया है। अमेरिका के संविधान में सिर्फ संघीय सरकार के शक्तियों का वर्णन किया गया है। और अवशिष्ट शक्तियों, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां कहां पर है? अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों को दे दी गई है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे दी गई है। ठीक है, तो अमेरिका में क्या है? तो अमेरिकी संविधान में सिर्फ संघीय सरकार की शक्तियों का ही वर्णन किया गया है और अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों को दे दिया गया है। जबकि कनाडा के संविधान में संघ तथा राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विधायी विषयों को संघ सूची तथा राज्य सूची में विभाजित किया गया है। कनाडा के संविधान में क्या किया गया है? कनाडा के संविधान में क्या है? कनाडा के संविधान में संघ तथा राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विधायी विषयों को संघ सूची तथा राज्य सूची में विभाजित किया गया है और अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार को प्रदान की गई है। कनाडा के संविधान में क्या है? संघ सूची और राज्य सूची के शक्तियों में स्पष्ट विभाजन किया गया है और अवशिष्ट शक्तियों को संघीय सरकार को प्रदान किया गया है। अब भारत में इस संदर्भ में एक नया प्रयोग किया गया है और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। भारत में क्या है? भारतीय संविधान के भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को 3 सूची में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और क्या है? एक समवर्ती सूची भी है। समवर्ती सूची में सूची भारत में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां कनाडा की ही भांति संघीय सरकार को दे दी गई है। भारत में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो समवर्ती सूची में संघ भी सरकार बना सकता है, राज्य और राज्य भी बना सकता है। यदि उनमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो संसद यानी संघ द्वारा बनाए गए नियम ही मान्य होता है। और अवशिष्ट शक्तियां कनाडा की ही भांति संघीय सरकार को दे दी गई है। चूँकि यह व्यवस्था भारत में पहले से ही प्रचलित थी और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ही यह व्यवस्था
भारत में पहले से ही प्रचलित थी और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी। अतः संविधान लागू होने के बाद यही व्यवस्था अपनाई गई। विषय वस्तु के आधार पर विधायी शक्ति के विभाजन की व्यवस्था में, विषय वस्तु के आधार पर विधायी शक्ति के विभाजन की व्यवस्था में सामान्यतः राष्ट्रीय महत्व के विषयों यथा सुरक्षा, करेंसी, रेल, डाकघर आदि केंद्र को दिए जाते हैं, जबकि स्थानीय महत्व के मामले राज्यों को दे दिए जाते हैं। अब क्या है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों की 3 सूचियों में किया गया है। क्या है, 7वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, ये क्या है जी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची के तहत संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। ठीक है, संघ और क्या है, राज्य। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। पहला क्या है, संघ सूची। ठीक है, संघ सूची क्या, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। दूसरा क्या है, राज्य सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तार से अगले टीज में बताऊंगा। धन्यवाद।